अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में। आज हम आप सभी के साथ शुरू कर रहे हैं क्लोज टेस्ट का पहला सेशन। क्लोज टेस्ट सोल्व कैसे करने हैं, किस तरीके से क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस बनाए जाने हैं, ये सब आप लोगों को प्रीलिम्स की क्लासेस में सिखाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लोज टेस्ट को समझना, तो उसके लिए भी मेरे आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, वहां आपको उसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाती है। आज इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ मिलकर मेरे प्यारे दोस्तों क्लोज टेस्ट के बारे में जो भी बातें करने की कोशिश करेंगे, ये सभी की सभी बातें बेहद खूबसूरत होने वाली हैं। क्यों? हम लोगों ने रिसेंट न्यूज़पेपर से सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए खुद तैयार किए हैं, यानी कि रिसेंट न्यूज़पेपर से हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं, हम लोगों ने उसी पैराडाइम को ध्यान रखा है जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपसे पूछता है। यानी कि हमारे हर एक क्वेश्चन में आप लोगों की ग्रामर को भी टेस्ट किया जाएगा, आप लोगों की वोकैबुलरी को भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। और इन्हीं के बेसिस पर आप लोगों का क्लोज टेस्ट आपके पेपर में बहुत खूबसूरत सवाल तैयार करता है। अगले सेशन में हम आप लोगों के साथ साथ रिसेंट न्यूज़पेपर के अलावा जो बेस्ट ऑफ PYQ हैं वो भी हम लोग आप लोगों के साथ लेकर चलते चले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमें हर एक एरिया पर बहुत अच्छे से काम करना है। जिन चीज़ों को हम अधिकतर ये सोचकर चलते हैं कि भैया इतना ही बहुत है, नहीं, अब थोड़ा सा अपने आप को हमें पुश करना है, क्योंकि अब आप लोगों को तैयार होना है अपने आप को टॉप 10 रैंक में लाने के लिए। और आप जानते हैं कि क्लोज टेस्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्वेश्चन फंसाने के लिए। क्वेश्चन अगर ऐसा है, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, दिमाग में बिठा कर चलना, एक क्वेश्चन का मतलब आप 3 नंबर छोड़कर आ रहे हैं या फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कमा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सीरियस होकर शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट की आज की ये क्लास। तो क्लोज टेस्ट के इस पहले सवाल पर हम थोड़ी सी आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं। मेरे बच्चों, जब भी किसी क्लोज टेस्ट को बनाना है तो क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि लिखे हुए इस पूरे के पूरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़कर इसकी थीम को एक बार अच्छे से समझ लें, और उसके बाद हर एक चॉइस के साथ आप इसके आंसर्स बनाते चले जाएं। यानी कि आप पहली अप्रोच कौन सी लेकर आएंगे? क्वेश्चन टू ऑप्शंस, ठीक है जी। और दूसरी अप्रोच क्या है? पहले अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देख लेंगे तो ऑप्शंस को देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसकी रिवर्स अप्रोच हो गई, यानी कि ऑप्शन टू क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों, जो भी अप्रोच आप बनाना चाहें उस अप्रोच को, हालांकि आप लोग प्रीलिम्स लेवल पर अच्छे से बना ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस अप्रोच को बरकरार रखिएगा। कुल मिलाकर खेल प्रैक्टिस का है। क्वेश्चंस पर नई चीजें क्या है वो आज आपके सामने आती जाएंगी। ये इंडियन एक्सप्रेस 27/9/2024 के पेपर से हम लोगों ने तैयार किया है। चलिए बच्चों, कहानी को हम समझना शुरू करते हैं। पहले गिवन चॉइसेस एक बार हम देख लेते हैं। दीज अपने आप में ऐसा डिटरमिनर है जिसके साथ प्लूरल लिखा हुआ नाउन हमें चाहिए। देयर पोजेशन बताने का काम करता है। दिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर कैटेगरी का नाउन हमें चाहिए। दोज की अगर बात करें तो प्लूरल कैटेगरी के नाउन की हमें बात करनी है। यहां लिखा है बिकम, बिकेम, बिकॉज, ये अपने आप में एक कंजंक्शन सामने आ गई है। और बिहाफ, बिहाफ अपने आप में अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज परिवार का एक सदस्य है। इधर हम बात करते हैं तो विश, विश्ड, टेंस का फर्क सामने आ गया। विश के साथ फुल जोड़ने की वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव होगा। और इंटरेस्टेड भी अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में जा सकता है। जब बात करते हैं मेजर की, ये एक डिटरमिनर है। एनी डिटरमिनर है। वन अपने आप में एक डिटरमिनर है। अदर अपने आप में एक डिटरमिनर है। आफ्टर की बात करते हैं, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। जब इफेक्ट की बात करें तो नाउन है। आफ्टर मैथ
परिणाम की बात करता है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है और आउटकम का मतलब होता है परिणाम, और आउटकम किसी सीक्वेंस को बताने का काम करता है। अब दोस्तों इस लिखे हुए पैसेज को हम पढ़ते हैं, इसकी थीम को समझने का काम करते हैं। न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन रियलाइज्ड इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर पोस्ट, ये लिखा है पैंडेमिक, पेन का मतलब होता है ऑल, डेमिक का मतलब होता है डिजीज, ठीक है जी। अब यहाँ पोस्ट का मतलब हमें समझ में आता है, ये बताता है आफ्टर, ठीक है ना जी, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब पूरी दुनिया में बीमारी के बाद की अवस्था को पहचाना गया। दैट दे नीडेड टू फ्रेम ब्लैंक टाइज इन ड्यूरेबल टर्म्स, बोथ कंट्रीज वांटेड टू डी रिस्क देमसेल्व्स। देखिए बच्चों, रिस्क का मतलब होता है जोखिम डालना, जोखिम उठाना, डी का मतलब जोखिम खत्म करना। डी रिस्क देमसेल्व्स फ्रॉम फ्यूचर China related disruptions and blank a part of a resilient, लिखा है ग्लोबल सप्लाई चेन। इंडिया ऑल्सो ब्लैंक टू बी पार्ट ऑफ द यूएस लेड टेक इकोसिस्टम। नो ब्लैंक कंट्री इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा हैज सक्सीडेड विदाउट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम वॉशिंगटन, फ्रॉम जापान एंड जर्मनी इन द वॉर्स इमीडिएट ब्लैंक टू सिंगापुर एंड ताइवान मोर रिसेंटली। इवन द rise of China to some extent was aided, means helped by support from the US, ठीक है। तो यहां हमारे सामने समझ में आ रहा है भाई क्या चीज, यहां हमारी समझ में ये चीज आ रही है कि यहां पर चाइना के हालात बताए जा रहे हैं और दूसरे देशों के साथ क्या मतलब रिलेशंस हैं डेवलपमेंट को लेकर, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर एंड ऑल। चलिए आंसर बनाना शुरू करते हैं। न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन रियलाइज, इन्होंने महसूस किया इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड दैट दे नीडेड टू फ्रेम ब्लैंक टाइज। सर टाइज अपने आप में क्या है? प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है। टाइज अपने आप में क्या है? एक प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है ना जी। अब हमारे सामने सिंगुलर शब्द तो डिस्कशन से बाहर हुआ है ना, दोज अपने आप में पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है, दीज अपने आप में पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है। दीज का मतलब जो हमारे नजदीक के हैं उनको पॉइंट आउट करना, दोज जो दूर हैं उनको पॉइंट आउट करना। लेकिन यहाँ पर बात इंडिया सॉरी दिल्ली एंड वॉशिंगटन की बात कही गई है इन दोनों के लिए, तो इनको ही अपने दोनों के पोजेशन या रिलेशन बताने के लिए बेहतरीन आंसर क्या होगा, यहाँ पर देयर मार्क कर देना कि वो उनके अपने जो संबंध हैं ड्यूरेबल टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। करेक्ट हो गया जी। आगे लिखा है बोथ कंट्रीज वांटेड टू डी रिस्क देमसेल्व्स। अब यहां से भी हमें आइडिया पता चल रहा है, जब देमसेल्व्स की बात है तो यहां पर इसी का पॉजेसिव हमें देयर चाहिएगा। फ्रॉम फ्यूचर चाइना रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, जो डिस्टर्बेंस हमें फ्यूचर चाइना से हमें देखने को मिलती है भविष्य में, एंड ब्लैंक अ पार्ट ऑफ अ रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? स्पिरिटेड। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? स्पिरिटेड, जो बड़ी ज्यादा उत्साहित होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। या फिर इसी रेजिलियंट का मतलब अगर हम कहने की कोशिश करें तो होता है जो रिकवरिंग, क्विक रिकवरिंग हमें देखने को मिलती है किससे? किसी भी एडवर्सिटी से। एडवर्सिटी का मतलब हमें समझ में आता है किसी भी बुरे हालातों से, ठीक है ना। एडवर्सिटी से क्विक रिकवरी जो आपने कही है, तो फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। बोथ कंट्रीज वांटेड टू डी-रिस्क देमसेल्व्स फ्रॉम फ्यूचर चाइना रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस एंड, आगे क्या लिखा है बेटा? आगे लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? एंड कंजंक्शन, ब्लैंक अ पार्ट ऑफ अ रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से समझने का काम करते हैं, दोनों कंट्रीज चाहती हैं, क्या चाहती हैं भाई? दोनों कंट्रीज चाहती हैं, टू के साथ लिखा है डी रिस्क, यानी कि ये अपने आप में आ गया क्या चीज? एक प्यारा सा इन्फिनेटिव, ठीक है ना जी, इन्फिनेटिव। तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि एंड के ठीक बाद इन्फिनेटिव का हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव के लिए हम लोगों को इतना ही सिखाया गया कि V1 हमें चाहिए, तो V1 कहाँ है सर? ये V1 नहीं, ये तो कंजंक्शन है, यहाँ V2 हो गया, तो हमारे पास यही बेहतरीन आंसर हो गया है। आगे पढ़ते हैं बेटा, अ पार्ट ऑफ रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। इंडिया ऑल्सो ब्लैंक टू बी पार्ट ऑफ द यूएस लेड टेक इकोसिस्टम।
इंडिया भी क्या है, विश, विश्ड, विशफुल या इंटरेस्टेड। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमें एक बात समझ में आती है, बात थोड़ी पास्ट में चल रही है ना सर, रियलाइज्ड है, यहाँ पर वांटेड है, यहाँ थोड़ी बात पास्ट में चल रही है ना, तो सर इंडिया के लिए विशफुल तो हम एडजेक्टिव तो लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ऑल्सो एक एडवर्ब है, और इसके बाद हमें हमेशा वर्ब का ही जिक्र लेकर चलना होगा। तो सर विश इंडिया के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर नहीं रहा, हटाओ, यही हमारे सामने होगा, ठीक है ना जी। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है ना। और विश के साथ हम इन्फिनेटिव लेकर चलते हैं, ठीक है ना, आई विश टू बी देयर, ठीक है। इंटरेस्टेड का लेना देना यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, नो ब्लैंक मेजर एनी वन अदर, नो ब्लैंक कंट्री इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा हैज सक्सीडेड, कोई भी ऐसी कंट्री अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है विदाउट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम वॉशिंगटन, फ्रॉम जापान एंड जर्मनी इन द वॉर्स इमीडिएट ब्लैंक, ठीक है जी। अब वॉर का इमीडिएट क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट के बाद क्या आफ्टर हम लिख सकते हैं, आप कहेंगे नहीं सर, इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से, तो ये भी बात यहाँ नहीं कही गई है। तो आप किसी बुरे के परिणाम की बताने की कोशिश करते हैं तो आफ्टर मैथ यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, आउटकम तो सीक्वेंस को बता रहा है। फिफ्थ का आंसर हमें मिल गया भाई। अब एक आंसर हमारे सामने फंसा पड़ा, उसको भी अपन लपेट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे सामने नो ब्लैंक कंट्री, मेजर एनी, सर नो के साथ एनी अगर हम लिखने का काम करते हैं तो एनी के साथ हमें अदर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। यहाँ पर नो वन कंट्री जस्टिफाइड नहीं है, नो अदर कंट्री, ठीक है ना जी। अब अगर मैं मेरे बच्चों यहाँ पर यहाँ कहता हूँ नो अदर कंट्री, तो ये कंपैरिजन जस्टिफाई करेगा। अगर मैं यहाँ अदर लिखता हूँ तो कोई और इसको छोड़कर किसी एक कंट्री को एक्सक्लूड करने के लिए हमें उस कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा कि उसे छोड़कर कोई और कंट्री ने ऐसा नहीं किया। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है। तो नो एनी कंट्री की ज्यादा बेहतर क्या होगा, नो मेजर कंट्री। कोई ऐसी बड़ी कंट्री हमें देखने को नहीं मिली जिसने इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जो भी आगे कहा है वो किया हो, ठीक है बच्चों। तो एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए, एक नया प्रयास किया गया। तो चलिए बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। पहले हम पढ़ेंगे इन सभी लिखे हुए ऑप्शंस को और उसके बाद हम इनका आंसर बनाना शुरू करेंगे। मेरे बच्चों ये द हिंदू से आप लोगों के लिए 27/9/2024 के न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया है। आइए बच्चों दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ऑप्शन को आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट की 4 चॉइसेस हैं जिसकी शुरुआत में ये ए, ये बी, ये सी या डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई बच्चा इस गलत फहमी में ना जाए, सर एडिशनल ये तो ग्रामेटिकली गलत है बाबू, ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट है, ठीक है ना। एडिशनल का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कोई और अन्य चीज जोड़ रहे हैं। ऑफिशियल का मतलब औपचारिक हो गया, यानी कि जिसको आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। प्रीवियस का मतलब हमें पता चलता है जो किसी पिछले सीक्वेंस को बताता है। टेम्परेरी का मतलब होता है ट्रांजिएंट, कुछ पल के लिए ही जो हमारे सामने है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अग्रीमेंट हमारे सामने है, अग्रीमेंट का मतलब समझौता हो गया है। फ्रेमवर्क ढांचा को कहते हैं। प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई काम कैसे किया जाए उसको लेकर पूरी अपनी डिटेल तैयार कर ली है। फैसिलिटी सुविधा हो गई। अफगानिस्तान, इंडिया, इस्लामाबाद, लाहौर, नाइस। इधर लिखा है सेड हाउएवर। हाउएवर एक अपने आप में एडवर्बियल है। ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कॉन्ट्रडिक्शन बताने के लिए सेंटेंस की शुरुआत में हम रखते हैं। विलिंग जिसकी इच्छा हो, और दैट एक प्यारी सी कंजंक्शन है। चलिए दोस्तों पैसेज को पढ़ना हम शुरू करते हैं। आइए भाई पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं भाई, ठीक है। आइए दोस्तों क्या कहता है ये पैसेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। The International Monetary Fund (IMF) on Wednesday officially approved an blank billion extended fund facility (EFF) for Pakistan. पाकिस्तान के लिए इतने मतलब कितने हैं भाई, ये लिखा है $7 बिलियन का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ लिखी है फैसिलिटी, सुविधा, पॉजिटिव मीनिंग हमारे सामने चली जा रही है, ठीक है ना। तो भाई अब पॉजिटिव मीनिंग जा रहा है तो प्रीवियस का तो कोई लेना देना यहां पर नहीं जचेगा, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब ये टेम्परेरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिशियल भी हो सकता है, एडिशनल भी हो सकता है। एडिशनल तब आएगा जब इस $7 बिलियन से पहले कोई और भी यहां पर बताया हुआ हो, ठीक है। देखते हैं। ही शाहबाज शरीफ सेड, उन्होंने कहा, हाउएवर दैट गॉड विलिंग दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट IMF, ठीक है।
ब्लैंक क्या लिखा है, अग्रीमेंट, फ्रेमवर्क, प्रोग्राम या फैसिलिटी। तो बच्चों देखो, अब फैसिलिटी पर हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि फैसिलिटी हमारे सामने यहां इस लिखे हुए टर्म का नाम है, तो फैसिलिटी को छोड़कर हमें अग्रीमेंट की तरफ लेकर जाना होगा। ये ज्यादा बेहतर आंसर हो सकता है। अभी हम फाइनल इसको नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट अग्रीमेंट होगा। ठीक है जी, भगवान की इच्छा से। ठीक है, दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट अग्रीमेंट। ठीक है ना, द IMF हेड। अब मैं यहाँ फैसिलिटी के साथ इस एफ का मतलब तो पहले से ही क्या है, इसको फैसिलिटी कैटेगरी में तो हम लेकर जा रहे थे, है ना। ठीक है, द IMF हैड रीच्ड अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट फॉर द सेम विद। ठीक है ना, ये लिखा हो ना सर, स्टाफ लेवल अग्रीमेंट फॉर द सेम, एग्रीमेंट का ही जिक्र यहाँ वैलिड है। ठीक है, विद ब्लैंक 2 months प्रायर टू द अप्रूवल। ठीक है, अब किसके साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट किया है, अफगानिस्तान, इंडिया, इस्लामाबाद या लाहौर। अब भाई देखो, इस बात को समझना है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। इन द सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या कहा है, ही सेड हाउएवर, ठीक है, दैट गॉड विलिंग दिस विल बी पाकिस्तान लाइफ, क्या लिखा है, लास्ट IMF प्रोग्राम, द वर्ड दैट सर्व्स एज द कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, जहां दो चीजें आपस में मिलती हैं। आप इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, आप इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आप इस कंजंक्शन को वो पॉइंट भी कह सकते हैं जहां दो लोग आपस में मिलते हैं, एक तरह का अग्रीमेंट। इज क्या है, सेड, हाउएवर, विलिंग या दैट। ठीक है जी, तो अब इस पॉइंट से हमें क्या समझने की कोशिश करते हैं भाई, आंसर बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है, फिर से पढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ऑन वेंसडे ऑफिशियली अप्रूव्ड एन, क्या अप्रूव किया है, दिस फंड। ठीक है ना, तो एडिशनल पहले कोई नहीं किया है, वो हमें पता चला है भाई। ठीक है ना जी, पहले कोई पेमेंट के बारे में बात नहीं हुई, तो ये हटा हमारे सामने। और यहाँ टेम्परेरी की बात नहीं है सर, ये कहेंगे ऑफिशियल, है ना, यानी कि लोगों के सामने जिस चीज को अनाउंस किया है औपचारिक रूप से ऑफिशियल हो गया है। ही शाहबाज शरीफ सेड हाउएवर दैट गॉड विलिंग दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट IMF। आखिरी क्या होने वाला है ये, आप कहेंगे सर आखिरी होने वाला है प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम का हिंट हमें मिल गया है, तो प्रोग्राम के अलावा हम अग्रीमेंट की तरफ नहीं जा पाए। हमने जो सोचा वो आखिर में जाकर उसका आंसर हमें मिल गया है। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। ठीक है, लिखा है द IMF हैड रीच्ड अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट फॉर द सेम। इसी के लिए अग्रीमेंट स्टाफ लेवल पर भी किया गया है विद। अब भाई बात किसकी हो रही है, आप कहेंगे साहब बात हो रही है यहाँ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, तो पाकिस्तान का जो अग्रीमेंट होगा पाकिस्तान की कैपिटल में बैठकर होगा। अगर मैं इंडिया से किसी भी तरह के अग्रीमेंट की उम्मीद करता हूं, तो आप कहेंगे सर न्यू दिल्ली की आप यहां पर बात कर रहे हैं। अगर साहब मैं आप लोगों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूं, या अमेरिका की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अमेरिका के लिए मुझे आप लोगों को वॉशिंगटन DC पर लेकर जाना होगा। तो साहब यहाँ अफगानिस्तान से ताल्लुक नहीं, इंडिया से ताल्लुक नहीं, और जहां तक आपको पता है कैपिटल की बात है, तो इस्लामाबाद चलते हैं इसकी सही जगह पर। आगे कहा है क्या, इन द सेंटेंस। ठीक है, इन द सेंटेंस क्या कहा है, ही सेड हाउएवर दैट गॉड विलिंग दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट IMF प्रोग्राम। ठीक है जी, यहां पर ये पूरी बात खत्म हो जाती है। इन्वर्टेड कोमास यहां से शुरू, यहां पर खत्म। द वर्ड दैट सर्व्स एज द कंजंक्शन इज, तो बेटा यहाँ इज के बाद हम लोगों को क्या कहना होगा, हाउएवर का कोई सेंस नहीं, विलिंग का कोई सेंस नहीं, दैट का कोई सेंस नहीं, तो आप कहेंगे सिर्फ सेड लगाकर ऐसा कहा गया है, इस अर्थ को हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ये भी बात जच नहीं रही है, ये भी बात यहाँ पर जच नहीं रही है। कैसे, ही सेड हाउएवर दैट गॉड विलिंग दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट IMF प्रोग्राम, द वर्ड दैट सर्व्स एज द कंजंक्शन इज दैट। कंजंक्शन की तरह जो शब्द यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, अरे यार यहाँ तो ग्रामर की बात हो गई है। तो दैट शब्द है जो कंजंक्शन की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारे सामने क्लोज टेस्ट नंबर 3। मेरे बच्चों यहाँ द हिंदू से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, और इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपके पेपर में सबसे बड़ी दुश्मनी कैसे निकालेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर दुश्मनी निकालेगा आपका जरूरत से ज्यादा टाइम कंज्यूम कराकर। ठीक है, और जिन बच्चों को क्वेश्चन को ज्यादा या बार बार या ओवर रीडिंग की आदत है, वही गड़बड़ करके आते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए जो ज्यादा बड़ा चैलेंज है क्वेश्चन को
ज्यादा बार पढ़ने से है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इन, एट, टू, ऑन प्रेपोजिशन है। फैंटास्टिक पॉजिटिव वर्ड है, इंटरेस्टिंग पॉजिटिव है, इंजॉयबल पॉजिटिव है, बोरिंग नेगेटिव वर्ड है। आगे लिखा क्लियर, इनकम्प्लीट, कंफ्यूजिंग, एक्यूरेट। क्लियर पॉजिटिव वर्ड है, इनकम्प्लीट नेगेटिव, कंफ्यूजिंग नेगेटिव, एक्यूरेट ये पॉजिटिव है अपने आप में जो सटीक बात करता है। इंजॉयड, इंजॉय, इंजॉइंग, इंजॉयज वर्ब की फॉर्म है, टेंस के अकॉर्डिंग चेक होगा भाई। इनकम्प्लीट नेगेटिव हो गया, इररिलेवेंट नेगेटिव, एप्रोप्रिएट पॉजिटिव, सफिशिएंट पॉजिटिव। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हाय, हाउ वाज योर ट्रिप। आगे लिखा है ऊटी। अब यहां इस सवाल में ये क्या किया गया है, आप इसको जबरदस्ती पढ़ना शुरू करोगे ना तो ये आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। और पता है क्लोज टेस्ट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है आपके साथ कि जानबूझकर आपको ये इंफॉर्मेशन लिख कर दी जाए। अगर आप पहले ही ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही पता है यार यहाँ प्रेपोजिशन की बात कही गई है, तो फिर यहां जब आप पढ़ोगे तो यहां आपका फ्लो डैमेज होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट पेपर में किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप लोगों का फ्लो को डैमेज कर सकता है एग्जामिनर, याद रखिएगा। अब मैं इस ब्रैकेट्स में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ूंगा ताकि आपके साथ मिलकर चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हाय, हाउ वाज योर ट्रिप ऊटी। तो बेटा हम ऑन नहीं लेंगे, टू लिखेंगे। टू हम यूज करते हैं जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है ना जी। ये तो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात है। एट एक प्रिसाइज लोकेशन की बात करता है। सर इन की बात करें तो ये सराउंड करने वाली एक प्यारी सी प्रेपोजिशन हमारे सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ब्लैंक, वी रियली इंजॉयड। अगर इंजॉयड है तो नेगेटिव सेंस वाला ऑप्शन खत्म हो गया। सर यहां पर इंजॉयबल यानी कि जो इंजॉय करने योग्य है, ऐसा कोई सेंस यहां नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट जाग रहा है। आप मूवी देख रहे हैं, उसको देखते देखते आपके अंदर इंटरेस्ट जाग रहा है। आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट जाग रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है। लेकिन भाई साहब यहां तो बात पास्ट की है, तो यहां पर इंटरेस्टिंग को हटाकर हमें क्या कहना होगा, फैंटास्टिक। मजेदार थी भाई ट्रिप, ठीक है ना। वी रियली इंजॉयड, ठीक है। बिकॉज योर आंसर वॉज, क्या था आपका आंसर, क्लियर, इनकम्प्लीट, कंफ्यूजिंग या एक्यूरेट, ठीक है ना। अब यहां इसने कहा है बिकॉज, कारण बताया है पहले, ठीक है ना, क्योंकि आपका आंसर था। कैसा आपका आंसर था ये हम डिकोड करेंगे अभी आप लोगों के साथ मिलकर, ठीक है। यू आस्क्ड मी हाउ आर ट्रिप वॉज एंड आई टोल्ड यू वी रियली, क्या किया, वी रियली। बात पास्ट की चल रही ना भाई, तो आप यहां पर पास्ट के हिसाब से क्या कहेंगे, वी रियली इंजॉयड। पास्ट की बात कही है तो आप कहेंगे वी रियली इंजॉयड। अरे हाँ है ना, ठीक है। वी रियली इंजॉयड इज एन। सर यहां एन लिखने का मतलब वाउल साउंड के साथ यहां ऑप्शन हमारा शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा सफिशिएंट तो अपने आप से ही गया है ना, तो क्या कहोगे, एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अप्रोप्रिएट आंसर है तो फिर यहां पर बिकॉज कहने की क्या सेंस हो रही है, तो आप कहोगे सर अप्रोप्रिएट नहीं, आप कहेंगे इररिलेवेंट का मतलब होता है कहीं भी बात की सार्थकता जहां खत्म हो जाए, कहीं भी बात की सार्थकता जहां खत्म हो जाए। तो सार्थकता खत्म, जो रिलीवेंट नहीं है वो इररिलेवेंट है। तो आप कहेंगे सर यहां पर हमारे लिए क्या बेहतर आंसर होगा, आप कहेंगे सर जी वो जो आपने जवाब यहां पर दिया इट वॉज, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। अब अगर दोस्त यहां पर इनकम्प्लीट कहा है तो यहां पर भी ये कह रहा है क्योंकि आपका जो जवाब था वो क्या था, इनकम्प्लीट था। क्योंकि आपका जो जवाब था वो इनकम्प्लीट था, ठीक है। आपने मुझसे पूछा आपकी ट्रिप कैसी थी, मैंने आपको जवाब दिया हमने इसको क्या किया, बहुत एंजॉय किया, ठीक है। ठीक है भाई, आगे इसने कहा है वी रियली इंजॉयड इज एन, ठीक है ना, क्या लिखा है, इनकम्प्लीट आंसर है। इंजॉय अपने, अब मैं चलो ग्रामेटिकल इसका जवाब देता हूं बेटा। इंजॉय अपने आप में एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ मिलता तो आप लोगों ने प्रोनाउंस में पढ़ा है कि इसके बाद हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। याद आया बेटा, याद आया बेटा, ठीक है। तो ये सच में बड़े मजेदार क्वेश्चन थे जिसमें टाइम आपका कंज्यूम कराना पेपर का पहला पर्पस हो गया है। चलिए बच्चों चलते हैं सेट नंबर 4 पर, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले बेटा स्क्रीन को रोकें, आप इसको सोल्व करके देखें और उसके बाद मेरे डिस्कशन के साथ जुड़ें। आइए बच्चों, द हिंदू का ये न्यूज़पेपर से हमने क्वेश्चन उठाया है भाई। यहां लिखा है हैज बीन, हैव, हैज, इज, सभी टेंस की जानकारी दे रहे हैं। यहां लिखा बेटा प्रेपोजिशन फ्रॉम, सिंस,
आफ्टर, बिफोर, सभी अपने आप में प्रेपोजिशन है, ठीक है। बिफोर का एंटोनिम आफ्टर हो गया। सिंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंस हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, पास्ट से किसी चीज को जब हम प्रेजेंट तक लेकर आते हैं, ठीक है। और फ्रॉम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट से जब हम किसी को फ्यूचर की तरफ लेकर जाते हैं। इन, एट, इनटू, बिफोर सब प्रेपोजिशंस हैं। आगे लिखा ऑकर्ड, ऑकरिंग, हैपनिंग, बिटवीन। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे सामने तीनों वर्ब के फॉर्म्स हैं, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, नई उलझन पैदा होगी भाई। एग्रेशन गुस्सा होता है, एजर्टिवनेस का मतलब होता है किसी चीज को आप जब डिक्लेयर करते हैं और कॉन्फिडेंट होकर। मैनोवर का और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब आपस में विरोधाभास आ जाए। ठीक है भाई। जब मैनोवर की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जब हम किसी को गाइड करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी को गाइड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है भाई। आइए दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ फोकस कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है जी, ध्यान से समझने का काम करेंगे। चाइना ब्लैंक एक्टिवली पुशिंग इट्स क्लेम्स इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द फिलीपींस, ठीक है जी, 2022। बढ़िया सवाल है। अब अगर हम सवाल को ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों ने ग्रामर के परिवार में ये बात बहुत अच्छे से समझी है भाई। पढ़ना शुरू करते हैं। चाइना ब्लैंक एक्टिवली पुशिंग इट्स क्लेम्स इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ ऑफ द फिलीपींस। तो बेटा आप लोगों ने ना समझने का काम किया कि जब हम किसी लिखे हुए वाक्य में टाइम बताने का काम करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो हमें उसके साथ सिंस या फोर का यूज करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब साहब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये पुशिंग हमारे सामने ING लेकर आ रहा है, तो पहला आंसर हमारे सामने हैज बीन पुशिंग वैलिड हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक टाइम हमें दिया गया है तो सिंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहा है, 2022 से अब तक की बात कही गई है, ठीक है। टेंशंस बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस हैव बीन राइजिंग ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ब्लैंक द फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो सर इंक्रीज किस में हो रही है, तो इन, एट, इनटू या बिफोर। तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी की बात यहां पर कही जा रही है, तो सर इन द फ्रीक्वेंसी की बात को हम वैलिड करेंगे। एट स्पेसिफिक लोकेशन बताता है, इनटू चेंज को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, बिफोर क्रम में जो पहले आए उसको बताता है। आगे कहते हैं इन जून जुलाई 2024 मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ क्लैशेस, मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ क्लैशेस ब्लैंक, क्या लिखा है, ऑकर्ड, ऑकरिंग, हैपनिंग या बिटवीन। बेटा ये तो टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन लिखा है तो आगे बिटवीन के बाद एंड हमें देखने को चाहिए, बिटवीन के बाद आगे हमें एंड देखने को चाहिए, करेक्ट है भाई। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे सामने वर्ब चाहिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वैलिड हो गई है। द सेकंड थॉमस शॉल एंड सबीना शॉल हैव बीन द फोकस ऑफ चाइनाज रिसेंट, क्या है, एग्रेशन, एजर्टिवनेस, मैन्यूवर या फिर क्या लिखा है हमारे सामने, कॉन्फ्लिक्ट। तो बात यहाँ पर किसके बारे में कही गई है, जिस बात को लेकर यहां पर हैव बीन द फोकस ऑफ चाइनाज रिसेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझने का काम करें, इसका जवाब देने के लिए हमें यहां से वापस उठा के लाना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा इसको। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां जो भी कुछ बताया गया है टेंशन बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है बच्चे, टेंशन बढ़ रही है। तो टेंशन को बढ़ने की वजह से हम लोग यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कह देंगे, कॉन्फ्लिक्ट कह देंगे तो एग्रेशन भी कह देंगे, ये दोनों अपने आप में बिल्कुल एक तरह ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी झगड़ा फसाद गुस्सा, यहाँ भी झगड़ा फसाद गुस्सा, ठीक है। यहाँ गाइड करने की कोई बात नहीं तो हमारे सामने क्या बचती, जिद पने की बात बचती है, असर्टिवनेस, ठीक है बेटा, जिद पने की बात बची हुई है तो असर्टिवनेस अपनी जगह यहाँ पर करेक्ट हो गया, फाइन, ठीक है जी। इसका मतलब होता है जो इंसान बोल्ड होकर यानी कि आप इसे बोल्डनेस कहकर किसी एक बात पर डटा रहे, अड़ा रहे, तो ये एटीट्यूड यहाँ जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों को इससे पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में जो परेशानी हो रही है, यहाँ कोइंसिडेंस मैंने आपको जो समझाया बेटा ये तो इसका सिनोनिम है, लेकिन यहाँ आपको ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है। ध्यान से समझना कि इस लिखे हुए सेंटेंस में इन द सेंटेंस, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे सामने इन्वर्टेड कोमास लिखा है, क्या, ही सेड हाउएवर दैट गॉड विलिंग दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट IMF प्रोग्राम। इस लिखे हुए वाक्य के अंदर जो वर्ड दैट है वो
कैसे काम कर रहा है, वर्ड दैट सर्व्स एज द कंजंक्शन इज, ठीक है ना, क्या काम कर रहा है, ये अपने आप में दैट ही है जो कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला आंसर इसीलिए हम लोगों ने टिका दिया है, ठीक है भाई। चलिए भाई, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले इसकी गिवन चॉइसेस को हम पढ़ेंगे। ये द हिंदू 27/9/2024 की परीक्षा से उठाया गया है। बाबू पहले इस सारी कहानी के चॉइसेस को हम समझते हैं। आइए बच्चों, पहले इन सभी लिखे हुए ऑप्शंस को एक बार हम वेरीफाई करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस के पहले ऑप्शंस को देखते हैं। स्ट्रेटेजिक यानी कि जिसके पीछे रणनीति है। कैजुअल का मतलब होता है जिस पर हम इतने सीरियस नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारे लिए फ्रेंडली है या जिसके लिए हम ज्यादा सीरियस नहीं है। सिग्निफिकेंट से पहले इन लगाने का मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लिखा रैंडम, रैंडम का मतलब बिना किसी सीक्वेंस के कोई भी। यहां हम समझते हैं बिजनेस, एक्टिविटी, फाइनेंस, ट्रेड, व्यापार के लिए यूज हुआ बेटा। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी चीज को जब आप सीक्वेंस में लगा रहे हैं। स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब तो क्या हो गया हमारे सामने, जो नदी की बात कही गई है। एनहेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। डिमिनिश में नेगेटिव वर्ड है, माइनस कर देना, ये दोनों लगभग एक दूसरे के एंटोनिम बैठे हैं। हाइडिंग, छिपाना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इग्नोर पूरी तरीके से नेगेटिव हो सकता है। ईज, आराम, हार्ड मतलब कठिन। डिफिकल्टी, देखो ध्यान से समझना बाबू, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ये नाउन है। कॉम्प्लिकेशन, जटिलता, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये नाउन है। चलिए अब मेरे बच्चों इस लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तमिलनाडु हैज बीन मेकिंग ब्लैंक मूव्स टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट्स एज पार्ट ऑफ ग्लोबल शिफ्ट इन सप्लाई चेन्स। ठीक है जी। अब देखो फिर से आपका वही हरकत करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश की गई। आपको कह दे बेटा एडजेक्टिव फिल करना है। अरे भाई, हम जब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने से खुद ही समझ आ जाता है। इतना हम पढ़ के आए हैं भैया, ऐसे टाइम खराब मत करवाओ, ठीक है। लेकिन पेपर ये हरकत कर सकता है। तमिलनाडु हैज बीन मेकिंग ब्लैंक मूव्स टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। क्या कर रहा है? आप कहेंगे सर कैजुअल तो नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, रैंडम नहीं। आप कहेंगे सर रणनीति बनाकर ही कदम उठा सकती है कोई भी कंपनी। आगे लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड, लागू की है स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दैट फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग, चीजों को आसानी से करने के लिए, ठीक है, बिजनेस, एक्टिविटी, फाइनेंस या ट्रेड। तो आप कहेंगे सर बिजनेस के लिए ही बात कही गई है, तो बिजनेस की ही बात हम यहां पर ओके कर देंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे सामने देखो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा भाई, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑफरिंग इंसेंटिव सच एज टैक्स ब्रेक्स, टैक्स में ब्रेक दिया जाएगा। लैंड दी जाएगी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, कम दरों पर जमीन दी जाएगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया जाएगा, एक ही विंडो से सारी फाइल आपकी क्लियर होगी। दैट ब्लैंक प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑपरेशंस, दैट क्या लिखा होगा बेटा यहां हमारे सामने, तो आप क्या कहेंगे दैट। आगे लिखा हमारे सामने, अगर यहां हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, मेन वर्ब के अनुसार आ जाए कोई बातचीत, ठीक है ना, तो बात चल जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारे सामने लिखी है एट सब्सिडाइज्ड rates and a single window clearance system that blank process of setting up operations। तो क्या कहा जाए, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइनिंग या स्ट्रीमलाइंड। तो आप कहेंगे सर स्ट्रीमलाइनिंग यहां कहना बेटर होगा। जो ये करते हुए, ये अपने आप में हमें चाहिएगा भाई इस लिखी हुई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना जी, जो ये काम करते हुए आगे के प्रोसेस को बढ़ाएगी। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑपरेशंस, ठीक है जी। आगे हमारे सामने लिखा एज अ रिजल्ट, और इसी का परिणाम निकलता है क्या, तमिलनाडु हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग द टॉप स्टेट्स इन इंडिया फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फर्दर क्या लिखा है, ब्लैंक इट्स अपील टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। एनहेंसिंग, डिमिनिश्ड, हाइडिंग या इग्नोरिंग। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो बिजनेस बढ़ाना है, तो यही हमारे सामने पॉजिटिव शब्द है, बाकी सब हटा दिए हम लोगों ने। आखिरी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। द पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड फोकस ऑन, किस चीज पर फोकस किया है सर, ईज ऑफ डूइंग। कई बार हमारे सामने आ गया है, तो यहां पर ईज ऑफ डूइंग अपने आप ही आंसर बन जाता है, ठीक है बच्चों, करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चंस को पढ़ने का, क्वेश्चन कहाँ परेशान कर सकते हैं, सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इस लिखे हुए क्वेश्चन के हम सारे बच्चे ऑप्शंस मिलकर रीड करते हैं। क्या कहता है सर, ये लिखा है जुडिशियरी, यहाँ एग्जीक्यूटिव, यहाँ मिलिट्री और यहाँ पब्लिक। अगर देखेंगे तो चारों शब्द बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ हमारे सामने लिखा है लो, मॉडरेट, हाई
अनसर्टेन। ठीक है जी, यहाँ तीनों लेवल्स हैं और अनसर्टेन का मतलब जहाँ लेवल ही नहीं पता हमें हो। आगे लिखा है बेनिफिशियल, अनडेमोक्रेटिक, हेल्पफुल या सपोर्टिव, पनिशमेंट, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्रिशन, आगे लिखा है फ्रीडम, इधर लिखा है हम्बल, एरोगेंट, ट्रांसपेरेंट, हेल्पफुल। यानी कि सारा ही ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है वोकैबुलरी बेसिस पर। और दोस्तों ये क्वेश्चन उठाया है द हिंदू के 26/9/2024 से। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं और इसका आंसर बनाना शुरू करते हैं। ये क्या कहता है, पहले स्क्रीन को एक बार फ्रीज करके मेरे प्यारे दोस्तों आप एक बार इसको पढ़कर देखें और मुझे बताएं इसके आंसर्स आपके हिसाब से क्या होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स इन हैप्पी हार्मनी। ठीक है ना, यानी कि खुशी भरे माहौल की बात यहाँ पर कही गई है। विद द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब हमें समझ में आता है जो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना चाहता है, ऑफ द ब्लैंक एंड द लेजिस्लेचर। अब दोस्तों यहाँ लेजिस्लेटर का मतलब न्यायपालिका की बात कही जा रही है, तो जुडिशरी यहाँ पर हमारे सामने नहीं चलेगी। ठीक है, मिलिट्री नहीं चलेगी, पब्लिक नहीं चलेगी। आप जानते हैं हमारे पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और तीसरा कौन सा है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बी ट्रूली ग्रेट द जुडिशरी एक्सरसाइजिंग, जो जुडिशरी की एक्सरसाइजिंग है, डेमोक्रेटिक पावर मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंस ऑफ अ, इंडिपेंडेंस स्वतंत्र होना चाहिए अपने आप में, और किस चीज का, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अपने आप में एक सिस्टम। तो लो, मॉडरेट, हाई या अनसर्टेन। तो आप यहां पर कहेंगे सर हाई ऑर्डर, मतलब अपने आप में पूरी तरीके से सबसे ऊपर और सबसे मुक्त होना चाहिए जुडिशरी। इंडिपेंडेंस कुड बिकम डेंजरस, और स्वतंत्रता खतरनाक हो सकती है। एंड देखो बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, यहां लिखा है डेंजरस जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। एंड कंजंक्शन के बाद हमें इस एंड कंजंक्शन के बाद कैसा शब्द चाहिएगा सर, डेंजरस, और यानी कि नेगेटिव कैटेगरी का ही हमें यहां पर शब्द चाहिएगा। तो नेगेटिव कैटेगरी का शब्द ही हमारे पास यहां पर कौन होगा सर, नेगेटिव। बेनिफिशियल तो नेगेटिव नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो अनडेमोक्रेटिक है। नेगेटिव के साथ नेगेटिव का बैलेंस बनेगा एंड कंजंक्शन। अनलेस देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन देयर मस्ट बी रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट एंड, किस चीज का, रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। ये पॉजिटिव कैटेगरी का शब्द हमारे सामने है। पनिशमेंट नेगेटिव कैटेगरी का शब्द। डिस्क्रिशन फ्रीडम कहलाता है। फ्रीडम और ये दोनों एक ही हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी बात यहां पर कही गई है। ठीक है बाबू, आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। क्या, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन द रोब्स में प्रूव, क्या प्रूव होंगे, हम्बल, एरोगेंट, ट्रांसपेरेंट या फिर हेल्पफुल। तो क्या कहेंगे सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो यहाँ तो जो भी हमारे सामने होगा नेगेटिव शब्द आएगा। तो हम्बल नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, हेल्पफुल नहीं हो सकता। नेगेटिव में एक ही शब्द हमारे सामने बैठा है और वो क्या है, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब घमंड से भरा। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल की ओर लिए चलते हैं आप सभी के इस प्यार भरे सफर को। मेरे प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल हमारे सामने। काम पॉजिटिव कैटेगरी का शब्द है, पॉजिटिव। अनसर्टेन नेगेटिव, क्लियर पॉजिटिव, टफ नेगेटिव। ठीक है, सभी एडजेक्टिव्स हैं। वीकेंड कॉम्प्लिकेटेड, स्टेबिलाइज्ड, स्ट्रेन्ड। अगर वीकेंड की बात करते हैं सर, यहाँ वो वीकेंड नहीं है जो आप फ्राइडे सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं, ये है वीक। देखो इसको समझिएगा ध्यान से। जब हम बात करते हैं दोस्तों वीक की, तो वीक का मतलब हमें समझ आता है जो अपने आप में कमजोर है। इसके साथ ईएन जोड़ने का मतलब होगा जो कमजोर कर दिया जाए। वीकेंड, कॉम्प्लिकेटेड, स्टेबिलाइज्ड, स्ट्रेन्ड, ये सभी शब्द अपने आप में नेगेटिव हैं। ये कुछ कुछ पॉजिटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। लोस्ट ऑफ कोर्स, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप किसी इंसान को अगर यस कहना चाहते हैं तो उसको यस कहने का एक तरीका है ऑफ कोर्स। ठीक है जी, हाँ है ना। लेकिन यहां ओ डबल एफ के साथ कोर्स लिखा है, तो ओ डबल एफ का मतलब अपने आप में प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव की तरह ये काम करता है जो बताता है सेपरेशन। और कोर्स का मतलब हो गया रास्ता, रास्ते से भटका हुआ ऑफ कोर्स कहलाता है। ऑन कोर्स ये इसका एंटोनिम हो गया। एड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जो बह गया। ठीक है जी, जो क्या हो गया बाबू, बह गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ हमारे सामने बेस, पोर्ट, स्टेशन, एम्बेसी, सारे शब्द अलग अलग जगह को बता रहे हैं। सेंसिटिव, रेजिलियंट, होस्टाइल, इंडिफरेंट। जब रेजिलियंट की हम बात करते हैं तो रेजिलियंट का मतलब हमें पता चलता है कि भाई जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है जी, लाइवली हो।
ठीक है, हैप्पी कह सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं मेरे बच्चों, क्या कहता है, अ क्वार्टर सेंचुरी अगो, यानी कि करीब 50 साल पहले, सॉरी 25 साल पहले, सेंचुरी 100 हो गया, क्वार्टर 1/4 हो गया, तो ये 25 वर्ष पहले की बात यहां पर बताना चाहता है। अ कॉमन कंप्लेंट अबाउट द बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज द ballast was not heavy enough to steady the ship in blank waters। ठीक है जी, कौन से वाटर्स की बात कही जा रही है? वॉज नॉट हैवी इनफ टू स्टडी, इतनी हैवी नहीं थी कि वो स्टडी रह सके, मीन्स स्टेबल रह सके। अब स्टेबल किस में रहना है, कैसे वाटर्स में रहना है? आप कहोगे सर जी काम में तो रह नहीं सकता है ना, क्लियर पानी की बात नहीं है, टफ की बात नहीं, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, एक कोई भी शिप की बात कही गई है और पानी अनसर्टेन है, तो सर पानी अनसर्टेन होने का मतलब बैलेंस बिगड़ के गिर सकती है। दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, अब ये ज्यादा सच नहीं है। अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैव ब्लैंक द रिलेशनशिप टू द पॉइंट वेयर डिसएग्रीमेंट्स नो लॉन्गर डिसरप्ट। अब इस बात पर ज्यादा लोगों का जो डिसएग्रीमेंट है, अब वो ज्यादा बड़ी बहस की तरफ नहीं लेकर जाता है। अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, क्या लिखा है, द रिलेशनशिप टू द पॉइंट वीकेंड, कॉम्प्लिकेटेड, स्टेबिलाइज्ड या स्ट्रेन्ड। तो आप यहां पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप यहां पर कहना चाहेंगे सर हम यहां सभी नेगेटिव वर्ड्स एक ही कैटेगरी में, स्टेबिलाइज्ड। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने इस बात को स्टेबिलाइज कर दिया है, इस पॉइंट को, जहां अब ज्यादा लोग इस पर बहस नहीं करते, गुस्से में नहीं भड़कते। द शिप द शिप इज स्टेडियर एंड ब्लैंक। देखो आप ध्यान से समझो बेटा, एंड कंजंक्शन पे लॉजिक हमने पीछे भी लगाया क्वेश्चन में। एंड का मतलब स्टेडियर, जो स्थिर है अपने आप में, और यहां हमें क्या चीज चाहिएगी, क्या कहेंगे सर, लोस्ट। लोस्ट तो नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है। ऑफ कोर्स यानी कि भटका हुआ, तो हमारे सामने यहां पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, आप कहेंगे ऑन कोर्स, जो सही दिशा में ही आगे बढ़ता जा रहा है। ये तो बह गया, इसका मतलब भटक गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, इवन इफ द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज टू रिमेन एट सी, भले ही यहां पर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी अगर मान लीजिए ही हैज टू रिमेन ऑन एट सी गिविंग अप प्लान्स, वो अपने प्लान को नहीं त्याग सकता, टू अराइव एट एन अमेरिकन बेस, पोर्ट, स्टेशन, एम्बेसी। तो सर आप समझिएगा, समुद्री रास्ते के जरिए आप किसी पोर्ट पर ही पहुंचते हैं, ठीक है, बेस पर नहीं, स्टेशन पर नहीं, एम्बेसी पर नहीं। The passage suggests that the relationship between India and United States has matured। आज के समय में बहुत अच्छे रिलेशन है, has matured and is now more blank to disagreement, sensitive, resilient, hostile या indifferent। अब ध्यान से समझेंगे, मजेदार सवाल है। यहां हमारे सामने कहना क्या चाह रहा है, डिसअग्रीमेंट को लेकर अब इनके दिलों में जगह नहीं है, क्योंकि अब इनके जो रिलेशन है वो मैच्योर हो गए हैं, एक दूसरे के हर हालात बातों को अच्छे से समझते हैं, रिलेशनशिप अच्छे बताए गए हैं, तो अब ज्यादा क्या हो गए हैं, सेंसिटिव। सेंसिटिव होने का मतलब तो किसी भी समय इनके बीच झगड़ा हो गया है। आप कहेंगे सर होस्टाइल अनफ्रेंडली को कहते हैं। इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया है, फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहेंगे सर क्या चीज, रेसिलियंट हम यहां पर कहेंगे। ठीक है जी, ओके ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है दोस्तों, आइए इस पर थोड़ी सी ध्यान से मेहनत करने की कोशिश करते हैं। पहले सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर देखेंगे, इसके गिवन ऑप्शंस को, ठीक है ना। सीरियन, इरानियन, हिजबुल्ला, इंडियन। डिप्लोमेटिक, ग्राउंड, एयर, नेवल। नेवल का मतलब समुद्री हो गया भाई, ठीक है जी। एस्केलेट यानी कि किसी चीज को ऊंचे लेवल पर उठा लेना। ऑब्जर्व किसी चीज पर ध्यान देना। स्टॉप रोकना। सपोर्ट सहायता देना। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक फोरम, जनरल असेंबली, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। पता नहीं, ये तो सारा ही पॉलिटिकल गया हुआ है। सीरिया, इजिप्ट, गाजा, जॉर्डन। ठीक है जी, देखिए मेरे बच्चों, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर इस तरह से तो हमने कभी कोई ऑप्शन ही नहीं देखा जिसके अंदर हम लोगों को देशों के नाम भी देखने को मिल जाए। देखिए मेरे बच्चों, अगर एक अच्छे लेवल पर आपको लेकर जाना है तो आप लोगों को तैयार करना होगा मुझे हर उस लेवल के क्वेश्चन के लिए कि पेपर मेंस का है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। और अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ PYQ तक सीमित कर लेते हैं, अगर आप किसी भी एरे गहरे मोक से अपने आप को बांध लेते हैं, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। जब भी मन करे यार ऐसा नहीं आता, तो एक चीज अपने दिमाग में बैठेगा, ये जो टीचर है इसने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं। दूसरी चीज, ये जो टीचर करा रहा है ये भी आपकी तरह से रिसर्च कर रहा है, आपकी तरह से तैयारी ही कर रहा है मीन्स की। तो आपके लिए
बहुत सारे एग्जाम्स के पैटर्न को स्टडी करके, बहुत सारे एग्जाम्स के हालातों को देखकर तभी मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ। यू गॉट माय पॉइंट। तो मेरे बच्चे, मेरी बात पर आज यकीन कर लो, आपका फायदा, वरना तब यकीन करना ही पड़ेगा जब आप 45 में से 2-3 क्वेश्चंस गलत करके आएंगे या 2-3 क्वेश्चंस छोड़ कर आएंगे। उस दिन मेरी बात पर ज्यादा यकीन होगा, यार उसकी बात मान लेते तो उस तरह का क्वेश्चन उस दिन सर ने कराया, सीख लेता तो आज फायदा होता। तैयार करके चले, भटकने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए भाई पढ़ते हैं। Israel's military chief said Wednesday that air strikes in Lebanon would continue in order to destroy। किस चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे? अब ये जीएस बेसिस पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है, थोड़ा सा जीएस की बातों को दिमाग में बैठा कर चलना है। डिस्ट्रॉय ब्लैंक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबनान मतलब कंटिन्यू करेगा अटैक करना, डिस्ट्रॉय करना चाहता है किसको? सीरियन, इरानियन, हिजबुल्ला या इंडियन। द एयर स्ट्राइक्स एम टू प्रिपेयर द वे फॉर अ पॉसिबल ब्लैंक ऑपरेशन बाय इजराइल फोर्सेस, ठीक है ना। इजराइल फोर्सेस के द्वारा इस तरीके का एक एयर स्ट्राइक भी प्लान किया जा रहा है। आगे हमारे सामने लिखा है, इवन एज ही स्पोक सोर्सेज सेड द यूनाइटेड स्टेट्स हैड स्टार्टेड अ डिप्लोमेटिक पुश टू। किस चीज को पुश किया जा रहा है? टू ब्लैंक फाइटिंग इन बोथ गाजा एंड लेबनान, ठीक है जी, दोनों जगह पर लड़ाई करने के लिए। तो एस्केलेट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, स्टॉप कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? तो बेटा इसके लिए अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आगे पता चलेगा। प्रोपोजल्स वर बीइंग हैमर्ड आउट, ठीक है ना जी। प्रोपोजल्स, हैमर का मतलब हथौड़े से किसी चीज को पीटना, और हैमर्ड आउट अपने आप में क्या होता है? टू शेप, बनाना। एट द यूएन ब्लैंक इन न्यूयॉर्क द फोकस ऑफ द डिप्लोमेटिक पुश इंक्लूड्स बोथ ब्लैंक एंड लेबनान, ठीक है ना जी। किस किस को ये इंक्लूड कर रहा है भाई? किस किस को इंक्लूड कर रहा है? आओ भाई अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर तो हमें समझ में आ रहा है सीरिया का लेना देना नहीं, इजिप्ट का लेना देना नहीं, जॉर्डन का लेना देना नहीं, गाजा, क्योंकि गाजा लेबनान का यहां पर जिक्र है, ठीक है। अब दोस्तों अगर कॉमन सेंस हम लगाने की कोशिश करेंगे तो भाई लेबनान का ऊपर जिक्र है तो सीरिया से कोई इसका पंगा नहीं है, ईरान से कोई पंगा नहीं है, इंडिया से कोई पंगा नहीं, हिजबुल्ला के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मीनिंग हमारे पास सेंसिबल जा रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ यूएन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो भी लड़ाई है उसको रोकने की बात कही जा रही है, ना कि सपोर्ट होगा, ना ऑब्जर्व होगा, ना एस्केलेट होगा। अब मेरे बच्चों हमारे सामने सेकंड ऑप्शन पर काम करते हैं, द एयर स्ट्राइक एम्स टू प्रिपेयर द वे फॉर अ पॉसिबल ब्लैंक ऑपरेशन, डिप्लोमेटिक, ग्राउंड, एयर या नेवल। किस तरह का यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर ग्राउंड ऑपरेशन, ठीक है ना जी। देखो एयर स्ट्राइक का जिक्र ऊपर हमारे सामने है, एयर स्ट्राइक एम कर रही है प्रिपेयर कर देना वे फॉर अ पॉसिबल ब्लैंक ऑपरेशन, ठीक है ना। तो हवा में तो सर एयर स्ट्राइक तो एयर का ही, सर एयर का मतलब क्या हो गया? हवा से आक्रमण जमीन पर होगा, नेवल पर नहीं होगा, डिप्लोमेटिक की कोई सेंस नहीं बनती हमारे पास यहां पर, ठीक है भाई, हाँ है ना। आगे आखिरी ऑप्शन पर और काम कर लेते हैं, क्या कहता है? इवन एज ही स्पोक सोर्सेज सेड द यूनाइटेड स्टेट्स हैड स्टार्टेड अ डिप्लोमेटिक पुश टू ब्लैंक फाइटिंग इन बोथ। तो यहां स्टॉप करने की बात हो गई है। प्रोपोजल्स वर बीइंग हैमर्ड आउट एट द यूएन ब्लैंक, क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक फोरम, जनरल असेंबली या ह्यूमन राइट्स। तो सर जब भी युद्ध स्तर की बातें आती हैं तो उसको रोकने के लिए कौन सा इनमें से काम करता है, ये आप मुझे अपने आप से बताएंगे, क्योंकि इसका प्योर आप लोगों को जीएस के आधार पर अपना आंसर मार्क करना है। ये ऑप्शन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खूबसूरत सामने आ रहा है और ये मेरे बच्चों आप लोगों के लिए आ रहा है द हिंदू 18/9/2024 की परीक्षा पत्र से ठीक है। एनिमल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल और लिखा है इकोलॉजिकल, ठीक है। सारे शब्द अलग अलग कैटेगरी के हैं। इकोलॉजिकल को मैं आपको समझा देता हूं। इकोलॉजिकल का मतलब होता है जो हमारे एनवायरमेंट में सभी स्पीशीज हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंस जो बताती हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, भाई ये विज्ञान से आ गई है, हमें नहीं पता। ओजोन, इधर लिखा बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इग्नोरिंग, कटिंग, रिड्यूसिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है। एक्सेलरेटिंग, एनहांसिंग, ऑब्जर्विंग, मिटिगेटिंग, ठीक है जी। सभी की सभी वोकैब बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं और क्लोज टेस्ट मुश्किल ही तब भी पढ़ते हैं जब हमारे क्या है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन फंस जाएं, ठीक है जी। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं मोहब्बत के साथ, ठीक है। इंडिया इज हाईली वल्नरेबल, डेंजरस सिचुएशन पर आ गया टू हीट स्ट्रेस एंड मे सून फेस हीट वेव्स, और बहुत ज्यादा हीट वेव्स यानी कि जो लू है उसे हीट वेव्स कहते हैं, ठीक है। बियॉन्ड ब्लैंक सर्वाइवली
सर्वाइवलेबिलिटी लिमिट्स, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं चलेंगी कि जितनी ज़्यादा गर्म हवाओं में सर्वाइवल की जो लिमिट्स है ना वो भी क्या हो जाएंगी, चैलेंज हो जाएगी। तो भाई एनिमल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल, सवाल बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना जी। सर एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल के लिए सर्वाइवलिटी चैलेंज हो जाए, इसके लिए तो कभी भी इंसान जगत वरिड नहीं रहा। यहां संभावना हो सकती है एनवायरमेंटल सर्वाइवल करने की कोई सेंस नहीं है, इकोलॉजिकल की सर्वाइवल की कोई सेंस नहीं है, तो ज्यादा बेहतर आंसर यहां बनता है mitigating both CO2 emissions and short-lived super pollutants such as methane, black carbon and। तो सर हमारे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, कॉमन सेंस लगाने की हम बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस क्या है सर, ओजोन तो नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या सल्फर, सल्फर या नाइट्रोजन। तो मुझे लगता है जब एमिशन की बात कही जाती है तो एमिशन के लिए हमें सल्फर का तो सेंस समझ नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी छोड़ती है सर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो शायद ये हो सकती है संभावना, बाकी देखते हैं बेटा। आगे लिखा हमारे सामने इज क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट हो गया है भाई, ठीक है। दीज सुपर पोल्यूटेंट्स स्पेशली ब्लैंक contribute significantly to global warming and trap much more heat than CO2। CO2 से ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं ये, ठीक है भाई। these super pollutants स्पेशली ब्लैंक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन। तो सर मीथेन के बारे में तो हमने जो पढ़ा है बेटा, हमें जो जानकारी है, मीथेन जो है वो थोड़ी सी ही हमारे लिए खतरनाक होती है। दीज सुपर पोल्यूटेंट्स स्पेशली ब्लैंक कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग, ट्रैप मच मोर हीट देन CO2 ओवर शॉर्ट पीरियड्स, थोड़े समय के लिए। भाई यहाँ पर भी हमारे लिए कंफ्यूजन हो गई है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। रिड्यूसिंग दीज पोल्यूटेंट्स कैन प्रिवेंट मोर नियर टर्म वार्मिंग देन ब्लैंक CO2 अलोन। और इन पोल्यूटेंट्स को अगर कम कर दिया जाए, कैन प्रिवेंट मोर नियर टर्म वार्मिंग, नजदीक में वार्मिंग को कम किया जा सकता है जितना CO2 अकेला करता है, ठीक है ना। इग्नोरिंग, कटिंग, रिड्यूसिंग या मॉनिटरिंग। तो यहाँ तो आंसर हमारे सामने बन जाता है क्या चीज, इग्नोर करने की बात नहीं है। रिड्यूस हम किसी चीज को क्या है, रिड्यूस का मतलब होता है मात्रा को कम करना, मॉनिटर का मतलब कंट्रोल करना, और कटिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी की सप्लाई को आप रोक देते हैं। तो संभावना यहाँ पर इसकी बनती है, बाकी हम देख लेते हैं बेटा। अभी दो ऑप्शन हमारे सस्पेंस में है। रिड्यूसिंग, अब देखो रिड्यूसिंग यहाँ लिखा तो रिड्यूसिंग यहाँ तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, रिड्यूसिंग पहले ही लिख दिया है। तो रिड्यूसिंग दीज पोल्यूटेंट्स कैन प्रिवेंट मोर नियर टर्म वार्मिंग देन, तो क्या कहेंगे, मॉनिटरिंग। सर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो बेहतर कटिंग अपनी जगह सही जा रहा है। द एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज दीज एमिशंस इज वाइटल, वाइटल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर ब्लैंक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, एक्सेलरेटिंग, एनहेंसिंग, ऑब्जर्विंग या मिटिगेटिंग। तो मिटिगेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी तरफ से दो ऑप्शंस बचते हैं बेटा, देखें कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए ताकि ये आंसर हमारे सामने बन जाए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहना सेंसिबल होगा, फिर से पढ़ लेते हैं बेटा। इंडिया इज हाईली वल्नरेबल टू हीट स्ट्रेस, ठीक है जी, मे सून फेस हीट वेव्स बियॉन्ड ब्लैंक सर्वाइवलेबिलिटी लिमिट्स, मिटिगेटिंग बोथ CO2 एमिशंस एंड शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स। यहां से हमारा जवाब आ रहा है कौन से प्रदूषण वाले, जो भाई शॉर्ट लिव्ड हैं, और वो भी कौन से, सुपर। सुपर का मतलब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो ओवर या बियॉन्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में कार्टून देखा जिसका नाम है सुपरमैन, यानी कि जो मैन होने से परे चला जाए वो सुपरमैन है। सुपर नेचुरल यानी कि जो नेचुरल होने से परे चले जाए वो है सुपर नेचुरल। तो बाबू यहां पर कहा है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए जो रहते हैं। सुपर पोल्यूटेंट यानी कि जो पोल्यूटेंट्स सामान्य हैं उनसे भी परे चले जाएं, मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड, ठीक है, इज क्रूशियल। अब यहां मीथेन का अगर हमें हिंट दे दिया है, ठीक है ना जी, अगर मीथेन का हिंट यहां दे दिया है, इज लिखा है क्रूशियल, दी सुपर पोल्यूटेंट्स स्पेशली ब्लैंक, इन्हीं में से कोई एक यहां हमें चाहिए, तो वो कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन हमारे इन्हीं में से निकलकर एक विकल्प आया है, ठीक है जी। और भाई हमारे सामने जो यहाँ नाइट्रोजन की बात कहीं कही गई है, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। वार्मिंग अप, ट्रैप मच मोर हीट देन
over short periods. Reducing these pollutants can prevent more near-term warming than CO2 alone. The ability effectively manage emissions. कहीं नाइट्रोजन की बात नहीं कही गई है, तो नाइट्रोजन को हटाकर अपनी समझ ये आ रहा है कार्बन की ही कोई ये फॉर्म है, कार्बन की ही कोई ये फॉर्म है, इसलिए हाइड्रो फ्लोरो कार्बन कहला यहाँ ठीक होगा, ठीक है। और हाइड्रो या हाइड्रा से संबंधित हमें पता चल रहा है, यानी कि पानी से संबंधित है ये कोई कार्बन का एमिशन। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इसमें जबरदस्त कंफ्यूजन थी ऑप्शंस में मेरे प्यारे दोस्तों। कंफ्यूजन से भरे क्लोज टेस्ट को क्रैक करना अपने आप में बहुत मजेदार लगता है और अपने आप में एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोगों को मिला है कहां से? द हिंदू 20/9/2024 की परीक्षा से। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं जी। डबल है, सिंगल है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रिक्ट है, रिलेटिव्स, टीचर्स, अदर्स, देमसेल्व्स। आगे लिखा है हमारे सामने रोल, बिहेवियर, स्टाइल, पेरेंटिंग, ओकेजनली, डीपली, सुपरफिशियली मींस सरफेस पर, ऊपर ऊपर, बनावटी। एमिनिटीज सुविधाओं को कहते हैं, प्लेटफॉर्म्स, डिवाइसेस, रिसोर्सेज। ठीक है जी। कहीं ना कहीं टीचर्स का जिक्र है तो स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, फैमिली से जुड़ी बात लग रही है। चिल्ड्रन हैव बीन टेलिंग अस, बच्चे अक्सर बताते रहते हैं, दैट दे परसीव। परसीव का मतलब है फील करना, किसी चीज को सेंस करना, एहसास करना। ब्लैंक स्टैंडर्ड्स इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के यूज के स्टैंडर्ड्स वो फिक्स मतलब जो है फील करते हैं। द पेरेंट्स हैव वन सेट ऑफ रूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड अ डिफरेंट सेट फॉर, आगे कहा है। तो यहाँ 2 की बात कही है तो डेफिनेट सी बात है डबल कर दीजिएगा, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। पेरेंटिंग इज अबाउट क्या है भाई? मॉडलिंग, बिहेवियर, स्टाइल, पेरेंटिंग या रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग, पेरेंट्स रोल मॉडल की तरह सामने आते हैं बच्चों के हमेशा। द काइंड्स ऑफ हैबिट्स दैट यू डिमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस देम स्लाइटली, सुपरफिशियली, डीपली या ओकेजनली। गहराई से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है जैसा आप बच्चों के सामने पेश आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स दैट पेरेंट्स कैन डू इज टू रेगुलेट देयर ओन यूज ऑफ एमिनिटीज, प्लेटफॉर्म्स, डिवाइसेस या रिसोर्सेज। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कही गई है, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कहाँ पर टेक्नोलॉजी का बच्चे आज के समय में यूज करते हैं, पेरेंट्स यूज करते हैं? रिसोर्सेज नहीं है, डिवाइसेस नहीं है सर, यहाँ एमिनिटीज नहीं है, प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स का मतलब हो गया जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं। अब हमें यहाँ डबल स्टैंडर्ड समझ में आ गया है कि डबल स्टैंडर्ड किस सेंस के हो गए। पेरेंट्स अपना एक सेट ऑफ रूल्स बच्चों के लिए दिखाते हैं और एक बिल्कुल अलग अपने लिए बनाकर चलते हैं। रिलेटिव्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, बच्चों के सामने बच्चों के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स चलता है और पेरेंट्स अपने लिए अलग। बच्चों को खूब मना करते हैं, देमसेल्व्स का मतलब पेरेंट्स ही है। बच्चों को खूब इस बात के लिए मना किया जाता है, बेटा ज्यादा समय तक ना यूट्यूब नहीं चलाना, ज्यादा समय तक फेसबुक नहीं चलाना, ज्यादा समय तक इंस्टाग्राम नहीं चलाना, इंस्टाग्राम पे ये नहीं वो नहीं, और खुद लगे रहते हैं। तो 2 अलग अलग उनके डबल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। एक अच्छा पैसेज था, मजेदार पैसेज था। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। इसी क्लास को एक बार दोबारा से सोल्व कर लीजिएगा। और मेरे बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जब तक हम कोई नए एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे ना, और उसी PYQ के पुराने गोरख धंधे पर काम करेंगे, तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर PYQ ही क्लोज टेस्ट में रिपीट होते हैं तो आप एक बात का जवाब जरूर ढूंढिएगा कि आखिर हर बार वही क्वेश्चंस क्यों नहीं सामने आते। तो एग्जामिनर भी क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंपल पर एक हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है। वही कोशिश मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। हमारी मेहनत आपको जैसी भी लगे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप यूं ही जुड़े रहें, मेहनत करते रहें।